नमस्कार, मैं दिनेश पाठक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम के इस खास अंक में। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज के अपने इस एपिसोड में हमें अपने गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना होगा। 26 जनवरी को ही प्रतिवर्ष देश भर में गणतंत्र दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है? दरअसल 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाने की परंपरा चली आ रही है। इस कार्यक्रम में भारत की सैन्य ताकत और विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने की भी परंपरा है। संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को ऑप्ट किया था, स्वीकार किया था। बाद में इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करने का फैसला किया गया और इस तरह से हम गणतंत्र हो गए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी जान लेना जरूरी है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की डोमिनियन स्टेटस की पेशकश को ठुकराते हुए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसकी वजह से उस तारीख और महीने को यादगार बनाने के इरादे से 1950 में इसी दिन देश को संविधान लागू किया गया। क्योंकि मंजूर भले ही 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें इसे यादगार दिन बनाना था। भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ और रोचक बातों को जान लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान उपलब्ध है। भारतीय संविधान के कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान आदि के संविधान से लिए गए हैं। Excuse me, यस, thank you so much. मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई की जान बचाने के लिए आप अगर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद हम उसको ना बचा पाते। लेकिन मैंने तो अभी भी डोनेट किया अपना ब्लड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप शायद नहीं जानते आपके इस डोनेशन ने किसकी जान बचाई है। सो थैंक यू सो मच। ब्लड डोनेट करते रहिए, जिंदगी बचाते रहिए। क्या पता आपका ब्लड डोनेशन किसी की जान बचा दे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। पद्म भूषण सम्मान 17 और पद्मश्री पुरस्कार कुल 107 लोगों को दिया गया है। पिछले साल दिसंबर में देश ने अपने पहले सीडीएस विपिन रावत को गंवा दिया था। उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। अब उनके शौर्य को सलाम करने के लिए सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। उनके अलावा सरकार इस बार यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजने का फैसला किया है। उनका भी पिछले साल खराब स्वास्थ्य की वजह से निधन हो गया था। वैसे इस बार सरकार द्वारा वैक्सीन निर्माताओं को भी सम्मान दिया गया है। साइरस पूनावाला, कृष्णा इला और सुचारिता इला को पद्म भूषण सम्मान दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य और एक्टर विनय बनर्जी को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज नई सामने निकल कर आई है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ये पुरस्कार लेने से
इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। इस बार पद्म पुरस्कारों में चुनावी कनेक्शन भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। यूपी की 13, उत्तराखंड की 4, पंजाब की 4, गोवा की 2 और मणिपुर की 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। इस बार कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया है। कुल 9 खिलाड़ियों को पद्मश्री सम्मान मिला है। वहीं विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल चीफ सुंदर पिचाई भी इस सूची में शामिल हैं। पद्मश्री पाने वाली हस्तियों में कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनके बारे में हम और आप शायद ही जानते हो या कम जानते हो या ना के बराबर जानते हो। इन गुमनाम चेहरों में दशकों से कोई किसी प्राचीन कला को संजोकर रखने वाला चित्रकार है, तो कोई गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाने वाली जुनूनी महिला है। इनमें बसंती देवी, शंकर नारायण मेनन, शकुंतला चौधरी, हिम्मत राव बावस्कर जैसे नाम शामिल हैं। अब बात करेंगे हाल ही में रतन टाटा को दिए गए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की। असम सरकार ने 24 जनवरी 2022 को देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक श्री रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया। हालांकि कोविड-19 की वजह से रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनके प्रतिनिधि को ये पुरस्कार दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 23 जनवरी को वर्ष 2021 के लिए असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। असम सौरभ पुरस्कार प्रोफेसर दीपक चंद जैन, लवलीना बोरगोहेन, प्रोफेसर कमलेंदु देव क्रोरी, डॉक्टर लक्ष्मण यस और नील पवन बरुआ को प्रदान किया गया। असम गौरव पुरस्कार मनोज कुमार, बासु मातारी, मुनीन्द्र नाथ नगेटी, धरणीधर बोरो, हेमू प्रभा चुटिया, डॉक्टर बसंत हजारिका, कौशिक बरुआ, खोर सिंह तेरांग, आकाश ज्योति गोगोई, नमिता कलिता, डॉक्टर आसिफ इकबाल, कल्पना बोरो, बॉबी हजारिका और बोरमिता मोमिन को प्रदान किया गया। असम वैभव पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा 2 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया था। इसे असम दिवस के अवसर पर घोषित किया गया था। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और सम्मान देने की व्यवस्था है। इसके अलावा प्राप्तकर्ता अपने पूरे जीवन में सरकारी खर्च पर चिकित्सा उपचार का लाभ भी उठा सकता। पुरस्कार के ऊपर जापी की एक छवि है और होलोंग पेड़ के पत्ते पर असम वैभव शब्द असमिया लिपि में अंकित किया गया है। अब कुछ जानकारी स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल की। भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल दुनिया भर में भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों के बीच एक मिलन स्थल के रूप में काम करेगा। यह प्लेटफॉर्म देश में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। यह मसाला निर्यात बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में और मूल्यवर्धन करेगा। इससे देश में कारोबार करने में आसानी होने की संभावना है, उम्मीद जताई गई है। कुल बागवानी निर्यात में मसालों का योगदान 41% है। भारतीय कृषि वस्तुओं में मसाले चौथे स्थान पर आते हैं। पहले 3 रैंक समुद्री उत्पादों, गैर बासमती चावल और बासमती चावल के पास है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत के सभी राज्य 1 से 2 मसाले उगाते हैं। यह मुख्य रूप से भारत की विविध जलवायु परिस्थितियों के कारण है। कुछ मसालों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्चतम मूल्य है। उदाहरण के लिए कश्मीरी केसर को ही ले लीजिए। भारतीय मसालों का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे कि दवाएं, रंग, मसाला और खाद्य संरक्षण। मसाले जड़, छाल, पत्ते, बीज और पौधों के अन्य भागों से भी प्राप्त किए जाते हैं। हल्दी, जीरा, अदरक जैसे भारतीय मसालों का निर्यात हाल ही में उनके औषधीय मूल्यों के लिए बढ़ा है, खासकर कोविड के बाद। उनके मूल्य मुख्य रूप से यूरोपीय और अमेरिकी देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रसम रेसिपी ने कोविड के दौरान अपने औषधीय महत्व के लिए खासी लोकप्रियता हासिल की। भारतीय मसाले प्राचीन काल से विश्व बाजारों में अग्रणी रहे हैं। ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया, इसी की जरूरत क्यों समझी गई?
भारत को विश्व का स्पाइस बाउल कहा जाता है, स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व मसाला बाजार में भारत का बड़ा हिस्सा है। भारत वर्तमान में 180 विभिन्न देशों को 225 से अधिक मसालों का निर्यात करता है। यह प्लेटफॉर्म देश के मसाला कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगा। यह मसाला निर्यातकों के लिए नए अवसर भी पैदा करेगा। इससे रोजगार भी बढ़ने की पूरी संभावना है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।